दोस्तों आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। इसके सेकंड पार्ट पर हम बात करेंगे और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के आयाम एडमिन डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी। तो इसमें हम देखते हैं बहुत सारे डायमेंशंस अलग अलग हैं लिबर्टी को लेकर जब हम बात करते हैं। और फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें जो अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है, मीनिंग ऑफ लिबर्टी पर हमने बात किया है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लिबर्टी अगर हम बात करें उस पर भी हमने बात की है, और डेफिनेशन क्या है, और उसमें अलग अलग तरीके से हमने जैसे अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से एट मीन्स लिबर्टी ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो उसमें हमने एंसेंट ईरा या ग्रीस ईरा में किस तरह से लिबर्टी के कंसेप्ट को लेकर बात की जाती है, और फिर हम देखते हैं मिडवल ईरा उसमें लिबर्टी का कॉन्सेप्ट पर किस तरह से काम किया जाता है, और मॉडर्न ईरा में हम देखते हैं तो उसमें भी हमने अलग अलग तरीके से उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के माध्यम से भी उसको समझा। और अभी जो हमें बात करनी है डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें आखिर स्वतंत्रता के आयाम, लेकिन अब इसमें देखें सबसे पहले थोड़ा सा एक समरी हमने इसकी बनाया शॉर्ट में ही। तो जैसे हमें जो डिस्कस करना है प्राकृतिक स्वतंत्रता एडमिस नेचुरल लिबर्टी पर हमें बात करनी है, और नागरिक स्वतंत्रता एडमिस सिविल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पर्सनल लिबर्टी, इकोनॉमिक आर्थिक स्वतंत्रता पर हमें बात करनी है, सोशल लिबर्टी, और नेक्स्ट रिलीजियस लिबर्टी। तो इस तरह से हम देखते हैं अलग अलग तरीके से उस पर हम बात कर सकते हैं। तो आइए अब विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं फर्स्ट आखिर नेचुरल लिबर्टी। जब हम बात करते हैं आखिर नेचुरल लिबर्टी पर तो वैसे हम सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी से रिलेटेड तीन स्पेशली थिंकर है हमारे सामने, जो फर्स्ट पार्ट में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है आखिर वो लिबर्टी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। तो जैसे हम बात कर सकते हैं हॉब्स है, लॉक, रूसो, तीन ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर हैं हमारे सामने जो नेचुरल राइट्स की अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था को लेकर उन्होंने बात की है। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें स्पेशली जो एक नाम आता है इसमें रूसो की बहुत ही पॉपुलर बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। आखिर समझौता क्यों किया गया है अगर हम देखते हैं उसके थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे हम बात करें नेचुरल लिबर्टी इट मीन्स प्राकृतिक स्वतंत्रता, लेकिन उसमें हम बात करें नेचुरल स्टेज इट मीन्स प्राकृतिक अवस्था में हम देखते हैं जो एक ह्यूमन का जो एक नेचर है वो कैसा है, वो बिल्कुल फ्रीडम है, आज़ादी उसके पास है, बहुत ज़्यादा उसको आज़ादी मिली हुई है जिसको हम कंप्लीट फ्रीडम भी कह सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता। लेकिन हमें देख सकते हैं वो हमेशा जो हम कंप्लीट लिबर्टी की हम बात करते हैं वो हमेशा बनी नहीं रह सकती, और धीरे धीरे हमें देखते हैं बहुत सारा कुछ बदलाव भी होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एट मीन्स सभ्यता का विकास होता है, और जैसे जैसे एक ह्यूमन की हम बात करें जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है तो उसकी जो एक लिबर्टी है या हम कहीं जो स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे क्या होती है कम होने लग जाती है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं आखिर सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया जाता है, स्टेट को इस्टेब्लिश किया जाता है, इस तरह के बहुत सारे और भी हम कह सकते हैं सोसाइटी एंड स्टेट जैसी इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन हम ये देख सकते हैं बनाना इन सभी जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं सब बनाई जाती हैं, उसके पीछे रीजन है। अगर हम देखें बाध्य होना, परिस्थिति ऐसी बन जाती है, सर्कमस्टांसिस ऐसी बन जाती है कि उसको बाध्य होना पड़ता है। किसके लिए बाध्य होना पड़ रहा है, हम कह सकते हैं सोसाइटी को बनाने के लिए, स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए उसको बाध्य होना पड़ जाता है। लेकिन हमें देख सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम चलें, रूसो की एक बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है जो हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस पर भी हमने डिस्कस किया था, और उसमें हाफ लाख रूसो को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन अभी हम रूसो पर ही थोड़ा डिस्कस कर पा रहे हैं। लेकिन हमें देखते हैं कि आखिर सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करने वाले हैं या हम कहें जो नेचुरल लिबर्टी को या प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला अगर कोई है तो हम देखते हैं उसमें कौन है, रूसो सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट करता है। उनकी एक पॉपुलर कोटेशन भी है जो हमने कई बार सुनी है, हम सभी जानते हैं। जैसे हम देख सकते हैं व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है एट मीन्स मैन इज बॉर्न फ्री। उसके बाद लेकिन यह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है एट मीन्स बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। तो इसको लेकर अगर हम देखें
मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। अगर हम देखते हैं सामाजिक बंधन, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती चली जाती है, और हम ये भी देखते हैं जैसे हम चाइल्डहुड एज वाली अवस्था में हम देखें, जो बचपन की एक अवस्था होती है, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा लिबर्टी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमारी लिबर्टी कहीं ना कहीं पर कम होनी शुरू हो जाती है। और फिर हम ये भी देखते हैं जो भी स्टेट के रूल रेगुलेशन बने होते हैं, जो फैमिली के रूल रेगुलेशन बने होते हैं, उन सभी को या हमके सोसाइटी के जो भी रेगुलेशन हम बात करें, रूल जो भी नियम कानून बने होते हैं, उन सभी को भी फॉलो करना हमारी मजबूरी हो जाती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नागरिक स्वतंत्रता। इट मीन्स अगर हम देखें इसको हम सिविल लिबर्टी। आखिर नागरिक स्वतंत्रता क्या है? जनरली स्टेट के बारे में हम सभी जानते हैं। स्टेट के जो हम देखते हैं, स्टेट 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम थोड़ा सा देखें स्टेट में 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट अगर हम देखें जनसंख्या, सेकंड अगर हम देखते हैं उसमें ज्योग्राफी, थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ सॉवरेनिटी। लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसे स्टेट के 4 एलिमेंट्स, 4 मुख्य अंगों पर अगर हम बात करें तो उसमें हमने बात की कि 4 मुख्य अंग होते हैं। फर्स्ट जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या के बाद भूगोल होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि आखिर जब हम बात कर रहे हैं सिविल लिबर्टी, विदाउट स्टेट तो सिविल लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पर हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है हमारे सामने? स्टेट। आखिर राज्य का कोई ऑब्जेक्टिव की हम बात कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें, राज्य का कोई उद्देश्य होता है? हाँ होता है। क्या होता है? अगर हम देखते हैं स्टेट को एस्टैब्लिश क्यों किया गया, राज्य को क्यों बनाया गया, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगर हम देखते हैं स्टेट को अगर हम मानते हैं, जैसे अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पर बात की, स्टेट को बनाना हमारी मजबूरी है। ऐसा नहीं है स्टेट अपने आप ही बना है, स्टेट को बनाना हमारी मजबूरी है, और हम ये भी कह सकते हैं हमारी आवश्यकताएं भी हैं। और उसके बाद हम देख सकते हैं स्टेट बनने के बाद हमारे जो भी राइट्स हैं, ठीक है ना, वो ऐसा भी हो सकता है, या फ्रीडम की अगर हम बात करें, लिबर्टी, ठीक है ना, वो हम देखते हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि जो एक लिबर्टी नेचुरल स्टेज में हम देख पाते हैं वही सेम ऐसा ही कंडीशन बाद में भी बनी रहेगी, या राज्य बनने के बाद भी वही सेम हम इस तरह की लिबर्टी को यूज करते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे सामने, ठीक है ना, सिविल लिबर्टी में जब हम बात करते हैं स्टेट की हम बात कर रहे हैं, स्टेट का उद्देश्य क्या हो सकता है? अगर हम देखते हैं नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास, इट मीन्स अगर हम बात करें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट मीन्स व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और अगर हम बात करें कि अगर स्टेट ही ना हो, स्टेट नहीं होगा तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और स्टेट भी एक ऑब्जेक्टिव बनाता है, एक उद्देश्य बनाता है कि मुझे ऐसा करना है। चलिए, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा देखें न्यू लॉ मेकिंग की हम बात कर सकते हैं। स्टेट और क्या कुछ काम करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ? अगर हम बात करें उसके और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। आखिर और क्या एक्टिविटी हो सकती है? लॉ मेकिंग की हम बात कर सकते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेशन कानून निर्माण की प्रक्रिया उसको पूरी करनी होती है, और नए नए कानून बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? किसके लिए? एज ए ह्यूमन, एक व्यक्ति के लिए, या हम कहें एक नागरिक के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। और उसके बाद हम देख सकते हैं ऐसा नहीं कि कानून बनाना ही सफिशिएंट है, लॉ मेकिंग ही उसके लिए ठीक है, नहीं, राज्य और भी काम करता है। हम कह सकते हैं सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी की हम बात कर सकते हैं, या सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, हम संपत्ति की सुरक्षा को लेकर भी बात कर सकते हैं। और उसके बाद थॉट ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात कर सकते हैं, विचार अभिव्यक्त करने की, ठीक है ना, एक आज़ादी कौन देता है? राज्य तो देता है। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं असेंबली, ठीक है ना, सभा करने की आज़ादी, ठीक है ना, या हम कहें भाषण, स्पीच, ठीक है ना, इन सभी की आज़ादी, सभी की एक तरह की हम कह सकते हैं स्वतंत्रता दी जा सकती है। लेकिन हम बात कर सकते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट, एक लोकतांत्रिक राज्य में सभी कुछ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा बात करें मोनार्की एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम में, मोनार्की सिस्टम में हमारे पास लिबर्टी वो कम होती है, और जब हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं, एक लोकतांत्रिक राज्य की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो स्वतंत्रता है या लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। आखिर राजनीतिक स्वतंत्रता है क्या?
राजनीतिक स्वतंत्रता में हम देखते हैं डेमोक्रेसी पर, जैसे अभी हमने बात की, डेमोक्रेसी में हमें बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाती है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं मोनार्की सिस्टम और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से, दोनों में कंपेयर करें तो, दोनों में तुलना करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, वो कहाँ पर मिल सकती है? एक लोकतांत्रिक, यानी कि लोकतंत्र में ही हमें मिल सकती है, डेमोक्रेसी में ही। और डेमोक्रेसी की परिभाषा, डेफिनेशन आप सभी ने सुनी होगी, अब्राहम लिंकन की बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है, ठीक है ना। जनता का जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये आप सभी ने सुनी है। लेकिन हमें देखते हैं आखिर पॉलिटिकल लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं, एक मोनार्की सिस्टम में या एक राजतंत्रीय व्यवस्था में हमें पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बात करें लोकतंत्र की, हम बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में हमें पॉलिटिकल लिबर्टी ज़्यादा मिल जाती है। यह हम कह सकते हैं राज्यों में नागरिकों को अपने शासन में, अगर हम देखते हैं पार्टिसिपेशन, किस में? गवर्नमेंट में। अगर हम देखते हैं सिस्टम में हम पार्टिसिपेट भी कर पाते हैं और हमें बहुत सारी अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, अवसर हमें मिल पाते हैं। और अवसर मिलने के साथ साथ में हम बात ये भी कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। एट मीन्स अगर हम बात करें इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव की हम बात कर सकते हैं, इट मीन्स प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं और एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी हम चुने जा सकते हैं, एक प्रतिनिधि खुद भी हम चुने जा सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल लिबर्टी पर। तो ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा और आप आगे चलते हैं, कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर अगर हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। कास्ट को बेस बनाकर पॉलिटिकल राइट्स को लेकर मना नहीं किया जा सकता। या हम कहें कलर बेस, आपका कलर जो है ब्लैक है तो आपको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे। स्टेट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। अगर हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कास्ट को कोई बेस नहीं बनाया जा सकता, रिलीजन को कोई बेस नहीं बनाया जा सकता, और कलर को लेकर, जेंडर को लेकर कि फीमेल को राइट्स नहीं दिए जाएंगे, फीमेल के पास लिबर्टी नहीं होगी, ऐसा कोई हम बेस नहीं बना सकते। इस तरह का कोई हम ये किसी को मना नहीं कर सकते कि आपको ये अधिकार नहीं मिल पाएंगे या आपको ये लिबर्टी नहीं मिल पाएगी। तो इसमें हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एट मीन्स पर्सनल लिबर्टी की अगर हम बात करें, इसमें हम बात कर सकते हैं कुछ ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है जो हमें खुद ही करनी होती है। इट मीन्स हमारी पर्सनल, अगर हम बात कर रहे हैं पर्सनल क्या है हमारी, ऐसे कार्य जो व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। एट मीन्स अगर हम देखते हैं जो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे हम बात कर सकते हैं किस तरह का हमें फूड को खाना, मतलब फूड लेना है, किस तरह का हमें एंजॉय करना है फूड, और उसके बाद किस तरह के क्लोथ्स हमें यूज करने हैं, और इसमें मैरिज को लेकर हम बात कर सकते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल क्या होगा, हमारी एजुकेशन, किस तरह की एजुकेशन हमें लेनी है, ये हमारे अपने पर्सनल डिसीजन होते हैं। तो इस तरह की जो पर्सनल डिसीजन है हमारे, जिसमें हमने बात की फूड को लेकर, क्लोथ्स को लेकर, या हम कहें मैरिज, लाइफ स्टाइल हमारा हो सकता है, एजुकेशन, इन सभी में हमारे अपने खुद सेल्फ डिसीजन होते हैं। और जब इस तरह की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि ये हमारी पर्सनल लिबर्टी का एक पार्ट है। चलिए, इसमें स्टेट लेकिन कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, एक कंडीशन ये भी है। अगर हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेट इस तरह का कोई मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा कि नहीं आप ये भोजन नहीं कर सकते, ये फूड आप नहीं ले सकते, या फिर इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा स्टेट कि आप ये कपड़े नहीं पहन सकते, ये कपड़े तो हाई प्रोफाइल लोगों के लिए है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, ठीक है ना, वो हमें मना किया जाएगा, नहीं आप इस लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये सारे कंडीशन हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट में ही संभव है, एक लोकतांत्रिक राज्य में ही संभव है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिक लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं, आखिर आर्थिक स्वतंत्रता है क्या, इसमें हम बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक लिबर्टी के आधार पर, अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी के बेस पर ही सारी अदर हमारी जो लिबर्टी है, ठीक है ना, वो सारी कनेक्टेड है, सभी जुड़ी हुई है एक दूसरे से। अगर हम कहें इकोनॉमिक लिबर्टी हमारे पास नहीं है, विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी के पास हमारे पास नहीं है, और हम मान रहे हैं कि हमारे पास जो भी और अदर लिबर्टी है वो हमारे लिए ठीक है, हम उनसे काम चला लेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं
जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। वैसे तो अगर हम देखें स्टार्टिंग में भी कि जो इकोनॉमिक लिबर्टी है वो एक बेसिक कंसेप्ट है। अगर हम बात करते हैं हमारी सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है, ठीक है ना। उसके बिना हम अदर जितनी भी लिबर्टीज है उसका कोई हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस ही नहीं है अगर हमारे पास इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। लेकिन हमें देखिए अगर मनुष्य को फूड ही ना मिल पाए, कोई भोजन ही ना मिल पाए, और हम कह रहे हैं कि ठीक है तुम लिबर्टी ले लो, लिबर्टी तुम्हारे लिए है लेकिन भोजन तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर तो यही कंडीशन हो जाएगी कि उसको रोटी तो नहीं मिल रही है जिससे उसकी बॉडी एक्टिव रहेगी, ठीक है ना। और हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी भी तुम्हारे लिए ठीक है और सिविल लिबर्टी भी तुम्हारे लिए ठीक है, तो फिर कैसे उसका सही से यूटिलाइज किया जाएगा, सही से उपयोग हो सकता है? इम्पॉसिबल। जैसे हम कह सकते हैं कि विदाउट फूड, बिना भोजन कोई भी व्यक्ति कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, और उसी तरीके से हम कह सकते हैं विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी, इसके बिना भी अदर जितनी भी लिबर्टी हैं अगर वो दे भी दी जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जैसे हम बात कर सकते हैं बहुत ही पॉपुलर थिंकर हैं, अगर हम देखते हैं जी.डी.एच. कोल। जी.डी.एच. कोल की एक बहुत ही पॉपुलर कोटेशन अगर हम बात करें, उन्होंने क्या कहा है, कोल का स्टेटमेंट क्या है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में, इट मीन्स अगर हम बात करें एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी, अगर इसके अभाव में हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी अगर हम दे पा रहे हैं तो एक हाइपोथेटिक कंसेप्ट ही होगा, एक काल्पनिक विचार ही हम उसको कह सकते हैं। लेकिन हमें भी देख सकते हैं आखिर जी.डी.एच. कोल अगर हम देखते हैं सभी को कंप्लीट एक ही छोटे से स्टेटमेंट में या एक पॉपुलर कोटेशन उनकी जो है उसमें सारा कुछ ऐड कर देते हैं। इट मीन्स पॉलिटिकल लिबर्टी के बिना हमारा जो जीवन है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हमारा जीवन संभव ही नहीं है। और पॉलिटिकल लिबर्टी को अगर हम कह भी रहे हैं कि हम पॉलिटिकल लिबर्टी दे पाएंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, तो वह अनकम्प्लीट ही होगा। अगर हम एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक लिबर्टी फर्स्ट है, उसके बाद अदर लिबर्टी हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सोशल लिबर्टी। इट मीन्स सामाजिक स्वतंत्रता आखिर है क्या। इसमें हम देख सकते हैं इसमें होता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति, एनीबॉडी, कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन, ठीक है, उसमें उसके अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक्टिविटी करने की आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है। सोशल एक्टिविटी में अगर आप देखें थोड़ा सा और भी, इसमें कुछ एग्जांपल ही है, ठीक है ना। कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको सोशल लिबर्टी नहीं पा रही है, उसको सोशल लिबर्टी मिल ही नहीं पाएगी। अगर हम कहते हैं कि कास्ट बेस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, रिलीजन बेस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, या जेंडर बेस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ जो सोशल लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा है, प्रॉपर रन कर रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं किसी तरह का कोई भी, या हम कहें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इन सभी पर हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस, बंधन लगाने जरूरी है। हम प्रोविजन की बात कर सकते हैं, निषेध किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर इन पर हम निषेध नहीं करेंगे, इनको पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, तो सोशल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट काम ही नहीं कर पाएगा। और इसमें जो हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट, धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी। आखिर धार्मिक स्वतंत्रता होती क्या है, इसमें हम बात कर सकते हैं। जैसे रिलीजन क्या है, धर्म क्या है। अगर हम देखते हैं धर्म एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, यह हम कह सकते हैं। रिलीजन हम कह सकते हैं वन पर्सन, या हम कहें बहुत सारे लोगों को एक तरह से एक माला में, जैसे एक माला बनी होती है, तो उस तरीके से ये दूसरे व्यक्ति को, तीसरे या अदर पर्सन को जोड़ने का काम करता है। रिलीजन की जो एक बेसिक जो कंसेप्ट होता है रिलीजन का, वो हम ये भी कह सकते हैं फ्रेटर्निटी की हम बात कर सकते हैं, भाईचारा बढ़ाने का काम करता है। रिलीजन, धर्म क्या मैसेज देता है, धर्म एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन हमें देख सकते हैं आखिर रिलीजन हर व्यक्ति का अलग अलग भी हो सकता है। अगर हम देखें ये पर्सनल, हमारा इंडिविजुअल मैटर की हम बात कर सकते हैं, हमारा अपना व्यक्तिगत मामला हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करें, एक लोकतांत्रिक राज्य की अगर हम बात करते हैं, तो किस तरह का कोई किसी रिलीजन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा जो ये कॉन्सेप्ट है,
आखिर रिलीजियस लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तो इसको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, लेकिन और भी हम चाहें तो इसको ईजी बना सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट हमारे लिए ज़रूरी है। और इसमें हम भी देख सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट में क्या होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमें किस तरह की पूजा पाठ करनी है, किस गॉड को हमें एक्सेप्ट करना है, किस गॉड को फॉलो करना है, ठीक है ना, किस गॉड की पूजा करनी है, ये हमारा इंडिविजुअल मैटर है, हमारा पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। और इसमें हम किसको फॉलो करेंगे, किस धार्मिक गुरु को फॉलो करेंगे, बाबाओं की भी एक हम कह सकते हैं बहुत एक लंबी लिस्ट है, ठीक है ना। हम किस गुरु को फॉलो करेंगे, किसके चिन्हों पर चलेंगे गुरु के, ठीक है ना। तो इस तरह की फुल लिबर्टी एक लोकतांत्रिक राज्य में ही दी जाती है। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं, अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 to 28 तक भी हम देखते हैं हमें धार्मिक स्वतंत्रता को दिया गया है। और हमें भी देख सकते हैं स्टेट को लेकर जब हम बात करते हैं, एक स्टेट में ही पॉसिबल है, विदाउट स्टेट हम रिलीजियस लिबर्टी की बात ही नहीं कर सकते। लेकिन एक सेकुलर कंट्री की अगर हम बात करें, आखिर एक धर्मनिरपेक्ष एक सेकुलर स्टेट की अगर हम बात करते हैं, उसकी क्या पहचान होती है। अगर हम बात करें सेकुलर कंट्री, जैसे इंडिया को हम मानते हैं कि एक सेकुलर कंट्री है, क्यों, कैसे, कोई एग्जांपल है। हम कह सकते हैं जैसे भारत में किसी भी एक रिलीजन को प्राथमिकता नहीं दी गई है, किसी भी रिलीजन को हम कह सकते हैं कोई पार्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, सभी धर्मों को एक समान माना गया है, सभी का धर्मों का रिस्पेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं आर्टिकल 25 to 28 ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन हमें देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता एंड मीन्स रिलीजियस लिबर्टी भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वो सभी नागरिकों को उनकी इच्छा पर छोड़ देते हैं कि वो किस धर्म को फॉलो करेंगे, किस धर्म गुरु को फॉलो करेंगे, या किस धर्म में परिवर्तन भी कर सकते हैं, वो किसी अदर रिलीजन को भी फॉलो कर सकते हैं। और ये सारा एक सिस्टम बना रहता है। लेकिन जैसे हमने स्टार्टिंग से ही बात की, इसमें अलग अलग तरीके से हमने देखा, डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी पर हमने बात की, स्वतंत्रता के आयामों पर हमने देखा कि आखिर इसमें प्राकृतिक या हम कहें प्राकृतिक, नागरिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, और इसमें हम कह सकते हैं आर्थिक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इट मीन्स अदर लिबर्टीज पर हमने डिस्कस किया है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।